Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11 and today I am going to discuss the respiratory disorders. और आज के इस लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट डिजीजेस को डिस्कस करने वाले हैं. The first one is lung cancer and the other one is tuberculosis. So let's move to the classwork. So dear students, respiratory disorders. So first of all, the first disorder which is given in our syllabus, that is cancer. Cancer, or specifically as we are concerned with the respiratory system, so we are more concerned to the pulmonary cancer. Pulmonary cancer, or which is commonly known as the lung cancer. तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिज़ीज़ आप ग्रेड 9 में भी पढ़ चुकी हैं गैसेस एक्सचेंज वाले टॉपिक्स में, और वहाँ पर इसकी बहुत डिटेल से समझाया गया था आपको, और ग्रेड 10 के अंदर आपको समझाया गया था कैंसर के हवाले से. नाउ यहाँ पर भी उसकी बेसिक्स के हवाले से ज़रूर बात होगी और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी करेंगे, इसको समझने की कोशिश भी करेंगे. सो कैंसर को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं. कैंसर, और इट इज ऑल्सो नोन एज कार्सिनोमा. कार्सिनोमा आमतौर पर ट्यूमर्स के लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है. सो कैंसर में आमतौर पर ट्यूमर्स बनते हैं. सो कार्सिनोमा इज defined as a malignant tumor of unlimited potential of growth which invades locally and can also spread systemically by metastasis. So dear students, unlimited growth, carcinoma or cancer, it is a malignant tumor. आपने सिग्निफिकेंस और एरर्स ऑफ माइटोसिस पढ़े और सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी कैंसर की डिटेल्ड यानी कि उसके हवाले से एक्सटेंशन मौजूद है इन द चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल. सो कैंसर यहाँ पर इसी वजह से, यहाँ पर चूँकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है तो यहाँ पर इसलिए इसको डिस्कस किया गया है. तो ट्यूमर्स आमतौर पर जब सेल भूल जाता है, कैंसर है कि एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं थोड़ा सा. तो सेल के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, द सेल हैव गॉट जीन्स जो कि कंट्रोल करते हैं सेल डिवीजन को. ठीक है,
सेल के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं सेल डिवीजन को। जब वो जीन्स म्यूटेट हो जाएं, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाए, उनके अंदर चेंजिंग आ जाए, वो किसी भी तरह से हो सकती है, बाय आयोनाइजिंग रेडिएशंस और बाय सर्टेन केमिकल्स, सो किसी भी तरह से, तो जब उनके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, किन के अंदर? द जीन्स विच कंट्रोल द सेल डिवीजन। जब वो म्यूटेट हो जाएंगे तो सेल भूल जाएगा कि मैंने कितनी दफ़ा डिवाइड करना है। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि लेट्स सपोज के मुझे फ्रिक्शन रगड़ लग गई, ठीक है, मैं किसी जगह पे गिरा, सो मुझे रगड़ लग गई, और लेट्स सपोज कि मेरे यहाँ से स्किन उतर गई, और स्किन में से फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि यहाँ से 100 सेल्स मेरे डेड हो गए, ठीक है। अब 100 सेल्स जो हैं यहाँ पर नए बनने हैं, तो ये जो सेल्स, सराउंडिंग सेल्स, जो लिविंग सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करना शुरू कराएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो जीन्स मौजूद हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कि कितनी डिवीजन होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेल्स सिर्फ इतनी दफ़ा डिवाइड करेंगे कि वो कितना हो जाए? 100। जैसे ही जितने सेल्स डेड हुए थे, 100 सेल्स डेड हुए थे, उतने ही वापस आ गए, तो अब इनकी डिवीजन स्टॉप। लेकिन मतलब कि ऐसा नहीं है कि 99 बन जाए या 101, एक कम या एक ज्यादा भी नहीं बनेगा, ये इतनी कंट्रोल्ड डिवीजन होती है हमारी सेल डिवीजन। लेकिन वो जीन जो डिवीजन को कंट्रोल कर रहा था वही खराब हो चुका है, उसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, उसके अंदर चेंजिंग आ चुकी है, तो फिर क्या होगा? तो सेल भूल जाएगा कि मैंने कितनी दफा डिवाइड करना है। अब चूंकि भूल चुका है तो वो जल्दी जल्दी से डिवाइड करेगा। तो जल्दी जल्दी डिवाइड करने से क्या होगा कि वहाँ पर एक दो, यहाँ पर डिवीजन होती जा रही है, यहाँ पर सेल बनते जा रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा? वहाँ पर एक मैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक मैस सा बन जाएगा, जो कि नॉर्मल सेल्स का नहीं होगा, क्योंकि रैपिड डिवीजन हुई है, सेल सही तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाए, उनको डिफ्रेंशिएशन का टाइम नहीं मिला, तो क्या होगा? यहाँ पर एक मैस सा बन जाएगा। उस मैस को हम कहते हैं ट्यूमर। अब उसी ट्यूमर को हम साइंटिफिक टर्म्स में कैंसर भी कहते हैं, या उसको कार्सिनोमा भी कहते हैं उस ट्यूमर को। और उसकी आपने कितने टाइप्स पढ़ी थी? 2। सो द ट्यूमर is of 2 types, the benign tumor and the malignant tumor. Clear? तो benign tumor तो नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो localized होता है। It is localized, जहां पे बना वहीं पे ठहर गया, और ये ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता। आप लोगों ने कभी देखा होगा, ये हमारे यहाँ पर मोल्स निकल आते हैं गर्दन पे, स्किन के ऊपर छोटे छोटे, सो वो दे आर बेसिकली बिनाइन ट्यूमर्स, वो हमें कुछ नहीं कहते, ठीक है, दे डू नॉट हार्म अस। लेकिन ऐसा ट्यूमर सेल, कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिसमें सेल वहाँ से डिटैच होता है, ब्लड स्ट्रीम में शामिल होता है, जहाँ जहाँ वो ब्लड में से होता हुआ पहुँचेगा, जिस टिश्यू में पहुँचेगा वहाँ पर नया कैंसर शुरू करवा देगा। क्लियर? सो दैट वेरी टाइप ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये एक्चुअली जो कैंसर है, जो खतरनाक है, जिसको हम डेंजरस समझते हैं, जिसको डेंजर साइन समझाता है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो इसके अंदर पोटेंशियल होता है, काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है कि ये अनलिमिटेडली वो डिवाइड हो सके। सो अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, इस पर ग्रोथ का अनलिमिटेड पोटेंशियल मौजूद है। क्लियर? और विच इन्वेड्स लोकली, जो कि लोकली इन्वेड भी कर सकता है, मतलब साथ वाले सेल्स में खुद से इन्वेड भी कर सकता है, या फिर सिस्टेमिकली कैसे ये स्प्रेड करेगा? बाय मेटास्टेसिस। मेटा मीन्स चेंज, स्टेटस मीन अपनी जगह छोड़ के चले जाना, ठीक है। सो अपनी जगह छोड़कर जब दूसरे टिश्यूज में वो सेल जाना शुरू हो जाएगा, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं, जो कि खतरनाक होती है। सो दैट वाज द जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन, जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपको इसका आइडिया बताया कैंसर के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सी ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, हमारा जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, इफ इट इज एक्सपोज्ड कॉन्टिन्यूसली टू इरिटेंट्स, टू कार्सिनोजेंस और टू स्मोक, तो ये ख़राब हो सकती है, और मुख्तलिफ तरह के इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और उनमें से सबसे खतरनाक, द मोस्ट डेंजरस इज द लंग कैंसर, जिसको हम पल्मोनरी कैंसर भी कह सकते हैं। क्लियर? अब इसमें होगा क्या डियर स्टूडेंट्स?
अब वो कैंसर बन गया, जैसे मैंने आपको बताया, इट फॉर्म्स अ ट्यूमर. सो द ट्यूमर occludes the respiratory air passageways. तो जो एयर पैसेजवेज हैं उनको वो एक्लूड कर देगा. ऑक्लूड मीन्स के उनको बंद कर देगा, उसको क्लॉग कर सकता है. लेट्स सपोज के दैट इज ट्रेकिया. तो ट्रेकिया के अंदर खुदा ना खास्ता अगर कार्सिनोमा बन गया तो ये इस तरह से मैस बनता जा रहा है, ट्यूमर बनता जा रहा है. तो क्या कर रहा है, इसको ब्लॉक कर रहा है, ऑक्लूड कर रहा है, इसको घेर रहा है, इसकी स्पेस को कम कर रहा है. तो रेस्पिरेटरी सरफेस यहाँ से जो सा वो डायमीटर था वो कम होता चला जा रहा है. सो इट विल कॉज प्रॉब्लम. क्लियर? सो ट्यूमर्स occlude the respiratory passages. They leading to respiratory difficulties. और आमतौर पर इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मज़ीद डिटेल इसकी मैं जैसा कि आपको बताया कि सेकेंड ईयर के अंदर आप चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल में पढ़ेंगे. यहाँ पर हम बेसिक इसका आइडिया ज़रूर इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा. तो इसमें कफिंग, खांसी, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो भी है उसमें खांसी तो है ऑलमोस्ट, ठीक है, खांसी तो होती है. कफ, बट कफ विद ब्लड, उसमें अच्छा खासा खून आता है. जब हम उसमें खांसी करते हैं, कफ करते हैं, तो उसमें ब्लड आ सकता है. ठीक है, सो अगर ब्लड आए कफ करने पे, सो यू मस्ट सीक इमीडिएट एंड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन फौरी तौर पर, और उसको डायग्नोज करवाना चाहिए कि क्या ये गला ख़राब होने की वजह से बाज़ औक़ात जो एसोफेगस है वो खराब, उसमें लाइनिंग जो होती है उसकी वो एरोड हो जाती है, तो खांसी करने से तब भी वो वोमिटस में या कफ करने के साथ ब्लड आ सकता है. लेकिन आम तौर पर यानी इसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है. ये मलिग्नेंसी है, ये कोई ना कोई मलिग्नेंसी होती है, मतलब कि कोई पैथोलॉजी ज़रूर इसके पीछे होती है. और इसमें चूँकि इट इज़ अ कैंसर, सो वेट लॉस, इसमें वेट लॉस भी होता है. और वेट लॉस डियर स्टूडेंट्स इसमें बहुत रैपिड होता है. दैट इज़ वेरी रैपिड. दिनों के अंदर वज़न कम हो जाता है, दिनों में वज़न कम हो जाता है. क्लियर? और उसके साथ फिर मल्टीपल यानी कि वो इम्यून सिस्टम का भी डेफिशिएंट होना, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स इसके अंदर मौजूद हैं. अब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ वी टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर, तो उसमें टॉप पे मौजूद है स्मोकिंग. क्लियर? सो सबसे टॉप पे जो रिस्क फैक्टर है दैट इज स्मोकिंग. स्मोकिंग, अब वो स्मोकिंग एक्टिव भी हो सकती है, वो पैसिव भी हो सकती है. एक्टिव स्मोकिंग आप पढ़ चुके हैं कि कोई शख्स जो खुद से जो फिल्टर एंड से सिगरेट पीता है, उसका धुआं इनहेल करता है, वो एक्टिव स्मोकिंग कहलाती है. और जो बर्निंग एंड से जो किसी कोई शख्स सिगरेट पी रहा है और उसके बर्निंग एंड से जो धुआं निकल रहा है, वो अगर कोई इनहेल कर रहा है, इसे जगह पे बैठा हुआ है या इन्वायरमेंट में है, तो वो कहलाती है पैसिव स्मोकिंग. और दोनों ही डेंजरस हैं, और आमतौर पर पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो बगैर फिल्टर हुए धुआं इनहेल हो रहा है. तो स्मोकिंग में डियर स्टूडेंट्स खास तौर पर इट इंक्रीजेस 10%, इसको MCQs के लिए मार्क कर लें डियर स्टूडेंट्स, 10% रिस्क ऑफ लंग कैंसर इन एडल्ट्स. क्लियर? और दूसरा डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि लिविंग इन स्मोकी एरियाज, ठीक है, स्मोकी एरियाज, एंड नंबर 3 द कंजेस्टेड एरियाज, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं.
ऐसे एरियाज़ जहाँ पर आसपास में फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें से केमिकल्स निकल रहे हैं, या गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसमें से लेड ऑक्साइड ख़ास तौर पर ये इसको इंक्रीज़ कर सकती है। क्लियर? और एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नाउ इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 10, इसको भी MCQs के लिए मार्क करें, 10 कंपाउंड्स ऑफ टार, ये कोल टार, उस सड़क के ऊपर आपने देखा वो ब्लैक कलर की वो थिक सा लुक जिसको हम कहते हैं सादा अपने देसी लैंग्वेज में, वो कोल टार कहलाता है। इसी से मिलता जुलता ये होता है टार, ब्लैक कलर का। आपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे अपने मैट्रिक के अंदर, वो कि वो इसमें सिगरेट को जलाते हैं और उसके ऊपर वो फिल्टर पेपर रखते हैं तो ब्लैक हो जाता है, वो ब्लैक एक्चुअली जो होती है वो टार होता है। सो 10 कंपाउंड्स ऑफ टार आर फाउंड इन टोबैको स्मोक। क्लियर? और इस वजह से डियर स्टूडेंट्स एक और अब एक सर्वे है, अबाउट 90%, इसको भी MCQs के लिए मार्क करें। एक तो 10 कंपाउंड्स ऑफ टार, दूसरा 10% रिस्क ऑफ लंग कैंसर इन स्मोकिंग इन एडल्ट्स, और द थर्ड वन इज 90% ऑफ लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जितने भी लंग कैंसर हो रहे हैं उसमें से 90% के करीब, यानी 90% जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं। क्लियर? सो होपफुली आपको ये समझ आ गया। सो इससे बचना चाहिए, ऐसे माहौल से बचना चाहिए। द सेकेंड डिजीज विच इज डिस्कस्ड, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। दैट इज क्यूलोसिस, जिसको हम TB का नाम भी देते हैं। TB इसको कहते होते हैं सादा लफ्ज़ में, देसी लैंग्वेज में भी इसको TB। क्लियर? सो TB एक तो याद रखिएगा कि ये हाईली कंटेजियस डिजीज है। इट इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज। और ये किस तरह से फैल सकती है? ये ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो स्नीजिंग के ज़रिए, बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ड्रॉपलेट्स के अंदर मौजूद होता है ड्रॉपलेट्स ऑफ TB पेशेंट, बाय थ्रू स्नीजिंग, वो स्नीज करे थ्रू स्नीजिंग, और कफिंग, खांसते हुए वो ड्रॉपलेट्स अगर निकल रहे हैं और उसके आसपास के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो इनहेल कर जाए, या वो गलती से या किसी भी तरीके से एक्सीडेंटली, तो उससे हो जाएगा। नंबर 2, इवन के ऐसे शख्स का जो जूठा खाने और पीने से भी रिस्क बढ़ जाता है TB होने का। ठीक है? इस हद तक ये कंटेजियस डिजीज़ है। सो ऐसे पर्सन को आइसोलेट कर दिया जाता है कुछ अरसे तक के लिए, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है। क्लियर? दूसरा डियर स्टूडेंट्स इसका कॉजेटिव एजेंट, इट्स कॉजेटिव एजेंट। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है ये इट्स अ बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ये इसका साइंटिफिक नेम, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। क्लियर? अब इसकी वजह से होता क्या है, व्हाट इज कॉज्ड? तो डियर स्टूडेंट TB हम आमतौर पर समझते हैं कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, लेकिन नहीं डियर स्टूडेंट्स। TB मुख्तलिफ तरह की जिस ऑर्गन में जाकर ये इन्फेक्ट करेगा वहाँ पर TB कॉज करेगा। मीन्स लाइक इट कैन कॉज द TB ऑफ ब्रेन TB, या फिर जो सबसे कॉमन जो वैसे तो वो यही है, दैट इज पल्मोनरी TB जो लंग्स से रिलेटेड है,
दैट इज़ कॉल्ड एज पल्मोनरी टीबी और ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह से इंटेस्टिनल टीबी, इंटेस्टाइन्स की। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इट ऑल्सो कॉजेज स्केलेटल टीबी, यानी बोन्स को इन्फेक्ट कर सकती है या बोन्स में डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं, स्केलेटल टीबी। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये ऑर्गन्स जैसे ब्लड स्ट्रीम में भी ये जाता है, वहाँ पर इट कॉजेज द मिलियरी टीबी, द लिम्फ नोड्स इफेक्टेड। और ये स्टूडेंट्स और भी इसकी फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है। इवन के इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द वर्टिब्रा, द वर्टिब्रल टीबी, ये खतरनाक होती है। क्लियर? लेकिन हमारा यहाँ पर ताल्लुक किससे है? द पल्मोनरी टीबी, जो लंग्स से रिलेटेड है। तो जहाँ जहाँ पर भी टीबी, ये ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकल से है। द वर्ड इज फ्रॉम ट्यूबरकल। इसका नाम ट्यूबरकुलोसिस इसलिए रखा गया, ट्यूबरकल। ट्यूबरकल का मतलब होता है एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर। इस तरह से सॉलिड मैस, उभार, या जैसे वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस तरह से जहाँ पर भी चाहेगा इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्यूबरकल्स बनाएगा, ट्यूबरकल्स। ठीक है, इस वजह से ट्यूबरकुलोसिस नाम रखा गया इसका। आमतौर पर डियर स्टूडेंट इसका जो रिस्क है, इट्स रिस्क इज रिलेटेड टू मालन्यूट्रिशन। ऐसे लोग जिनको खुराक सही तरह से नहीं मिलती इन अप्रोप्रिएट परसेंटेज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, उसके वो पूरा बैलेंस डाइट है वो नहीं है। सो माल न्यूट्रिशन चैप्टर आप ग्रेड 9 में डिटेल से पढ़ चुके। प्रोटीन एनर्जी हो सकती है, आयंस, सो एवरीथिंग। सो माल न्यूट्रिशन एक तो रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये जो उनसे बैक्टीरिया आसानी इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा, लिविंग इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। तो अनहाइजीनिक कंडीशंस मतलब कि जहाँ पर सफाई सुथराई का सही तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो गरीब तबका है, उनके यहाँ इस सफाई सुथराई का हाल ज़्यादातर, यानी कि उसकी केयर नहीं की जाती। वैसे तो आप देखें हमारे होटल्स और इस तरह के आसपास के, इवन के जो मिडल जो हमारी क्लास है उसमें भी, लेकिन कंपैरेटिवली कम, यानी कि उसमें ये अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं। लेकिन जो पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो वहाँ पर इसके इन्फेक्शन के चांस, रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, इट इज़ प्रेजेंट इन द सी वाटर, इट इज़ प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड वाटर। तो ये पानी के अंदर ख़ास तौर पर ये कहीं पर भी मोस्टली ये मौजूद है, मट्टी के अंदर भी मौजूद है। सो बहुत आसानी से ये फैल सकता है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। क्लियर? व्हाट आर द सिम्टम्स? सो हम यहाँ पर सिम्टम्स किसकी बात करेंगे? पल्मोनरी टीबी के। वी आर कंसर्न विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इट स्टार्ट्स विद कफ, ये इसका करेक्टरिस्टिक है। कफ कौन सी? जो 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते परसिस्टेंट रही हो। परसिस्टेंट, क्लियर? 2 से 3 हफ्ते मुसलसल खांसी है, और किसी भी तरीके से कोई सिरप इस तरह की खांसी वाला शरबत लेने से आराम नहीं आ रहा, तो ये इसका एक खास करेक्टरिस्टिक है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्लियर? नंबर 2, इसमें फीवर, दैट इज़ ऑल्सो करेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसमें जो है वो हाई फीवर आमतौर पर होता है। ठीक है, हाई फीवर, और समटाइम्स द ब्लड विद कफ, बाज़ खात खांसी के साथ ब्लड भी आ सकता है। तो इसको इसलिए मैंने कहा कि खांसी के साथ अगर ब्लड आए तो इसको ज़रूर डायग्नोस करवा लेना चाहिए, फौरी तौर पर मेडिकल अटेंशन जो है वो सीख कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा फिर डिस्निया, मीन्स डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में, और फिर इसी तरह से इंक्रीज्ड
रेस्पिरेटरी रेट, क्लियर। सो और इसी वजह से द पुअर ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसको फिर ट्रीट कैसे किया जाता है, ये अहम चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इट्स ट्रीटमेंट इज़ रिलेटेड टू, हुकूमत ने इसके ऊपर बहुत काम अच्छा किया, ठीक है। एक वो डॉट प्रोग्राम आता है, ठीक है, डॉट प्रोग्राम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, जो कि 6 मंथ्स के लिए होता है और बाआसानी मुकम्मल तौर पर ये इससे जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आ जाती हैं। बिल्कुल ये क्योरेबल डिजीज़ है 6 महीने तक इस डॉट प्रोग्राम के ज़रिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल जाएँ तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए। और इसमें फिर वो एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, सो एंटीबायोटिक्स आर गिवन और इससे फिर ये ट्रीट हो जाता है। लेकिन जब तक अगर किसी को रहे तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये कंटेजियस डिजीज़ है तो उससे एहतियात बरतना ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग 2 डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।